चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, एनडीए के अहम घटक आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर। 3 पत्रकार हैं आज। विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की बड़ी चर्चा हो रही है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, ये बिहार में प्रचंड जीत, थोड़ा सा विपक्ष भयभीत दिख रहा है क्या? लालू परिवार में फूट दिख रही है, आरजेडी जाएगी टूट क्या? आपके नेता कह रहे हैं बुरे वक्त में सहयोगियों को छोड़ना नहीं चाहिए, टीएमसी कह रही है दे दो हमें कमान। ये इंडिया में घमासान शुरू हो गया है क्या? संदीप जी, इंडिया गठबंधन के लिहाज से बिहार का रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक रहा है। ये मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, थोड़ा सा पीसीआर से कह दें, इसे ठीक कर दें। करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हर चुनाव और हर राज्य की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। एक राज्य में एक चुनाव होता है, वहाँ एक पार्टी बहुत बहुमत से जीतती है, थोड़े दिन बाद दूसरे राज्य में वही पार्टी हारती है। ऐसा आमतौर पर चुनावों में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार के रिजल्ट से कतई भी प्रभावित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता के तौर पे मजबूत है, मुद्दों के तौर पे मजबूत है, नेतृत्व के तौर पे मजबूत है। जितने शानदार हमारे नेता, जो विजनरी नेता हैं, वो जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, वो सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में 2024 में हम ये सिद्ध कर चुके हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। हमारी 37 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें आई, और उससे बेहतर रिजल्ट 2027 के विधानसभा चुनाव का होगा। हम चिंतित तो हैं, लेकिन निराश कतई नहीं है। नहीं, पर वो चिंता में हुई हैं, ठीक है राजकुमार भाटी, कम से कम आपने बिल्कुल स्पष्टता से, और ये संदेश दरअसल दक्षिण से एमके स्टालिन भी आपके अहम सहयोगी भी दे रहे हैं कि संदेश में स्पष्टता होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें जन कल्याणकारी नीतियां भी अपनानी होंगी। हमारा एजेंडा क्या है, ये वोटर को समझाना होगा। आखिरी मिनट तक, आखिरी वोट तक लड़ाई लड़नी होगी। अब ये कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है क्या? 10:30 बजे 14 तारीख को पवन खेड़ा मैसेज कर देते, हम तो कह रहे थे जी ये तो वोट चोरी हो गई, बस वोट चोरी हो गई, वोट चोरी में ही चुनाव हार गए। जो ये एमके स्टालिन कह रहे हैं, इसको भी इस पर चिंतन मंथन और इसको इंटरनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्या? महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी से किसी नैतिकता की और ईमानदारी की और आदर्शवाद की उम्मीद तो कतई की नहीं जा सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो हम कोई बात कहना ही नहीं चाहते। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह सरासर धांधलियां देख के मौन है, वो बहुत चिंता की बात है। पूरे देश को उस पर चिंतित होना चाहिए। 6 अक्टूबर को जब चुनाव की घोषणा की गई, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, और 11 नवंबर को जब आखिरी मतदान हुआ, उसके बाद जब वो देते हैं परसेंटेज बताते हैं, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। ये 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, कहां से आ गए? आसमान से उड़ के आए, कहां से आए? एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए। बाहरी राज्यों से जो पहले तक अपडेट होती रहेगी लिस्ट, ये बात भी ज्ञानेश कुमार ने कही थी। नहीं, जब उन्होंने आखिरी सूची जारी करके ये बता दिया कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, तो आखिरी सूची के बाद कहां से वोटर जुड़ गए? और 3 लाख वोटर जुड़ गए। और दूसरी बात, जितने पर्यवेक्षक भेजे गए चुनाव में, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी पर्यवेक्षक बना के भेजे जाते हैं, वो तमाम बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए। गैर बीजेपी शासित राज्यों से क्यों नहीं भेजे गए? और जिन मतदाताओं ने दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में वोट डाला था, गुजरात में, महाराष्ट्र में डाला था, वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। उसके प्रमाण हैं। 8% आप दोनों के वोट शेयर में फर्क आ गया।
या कांग्रेस को अपने गिरेबान में क्या झांकना नहीं है? आरजेडी की तो बात मैं करता ही हूं, कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ती है, 6 जीत पाती है, 9.8% का स्ट्राइक रेट। पिछली बार 70 लड़ी थी, 19 जीत पाई। मतलब ओवैसी ही 5 सीटें जीत गए, कांग्रेस 6 जीत पा रही है। नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल आत्ममंथन की और चिंतन की जरूरत है कि सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी और जो सबसे विशाल पार्टी थी किसी समय पे, वो लगातार क्यों घटती जा रही है। कांग्रेस को अपना चिंतन करना चाहिए और सुधार करना चाहिए अपनी कार्यशैली में, और क्या क्या वो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन हम काफ़ी जी 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 कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, आप बात जारी रखिए। हम काफ़ी आशान्वित हैं, आगे आने वाले चुनाव में सारी पार्टियां सुधार करेंगी, हम भी सुधार करेंगे, हम भी अपने गिरेबान में झांक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं झांक रहे। स्टालिन कह रहे थे राजकुमार भाई, स्पष्टता होनी चाहिए ना, आखिरी वोट पड़ने तक जोर लगाते रहिए। वोटर अधिकार यात्रा निकाली, चलिए वोट चोरी आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है, उसके बाद 57 दिन आप गायब हो जाते हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, छितरा दिया कैंपेन कि भाई वोट चोरी मसला है, वो लोग कह रहे हैं ये तो मसला, हम तो रोजगार की बात करना चाह रहे हैं। वोटर को समझाना होगा ना, या आप अपने हिसाब से मुद्दे तय कर लेंगे, वोटर की नहीं सुनेंगे। लेकिन जो लोग राहुल गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं वो साथ ही साथ तेजस्वी यादव की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत पसीना बहाया बिहार के चुनाव में, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा समय दिया और बहुत लोगों से जुड़े हैं वो, और उन्होंने शानदार रैलियां की हैं, कैंपेनिंग शानदार की है। तो सारी मेहनत के बाद भी जो जिस तरह की धांधलियां हुई हैं उनकी वजह से हरा दिया गया बिहार में। बिहार में हारे नहीं है, बिहार में हराए गए हैं। बिहार में हारे नहीं हैं, बिहार में आप हराए गए हैं। पर इसमें नेतृत्व इंडिया गठबंधन की कमान किसको दी जाए, इस पर भी एक घमासान मचा। अब ये ममता की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वो कह रहे हैं ममता को कमान देनी चाहिए। ये तो वो जनवरी 2024 वाला खेल फिर से शुरू हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में, राजकुमार भाटी साहब? देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा सोच विचार की और आत्ममंथन की ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। लेकिन कमान किसको दी जाए, किसको नेता बनाया जाए, इस बारे में टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं खाली अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। लेकिन इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की ज़रूरत है, इस बात से मैं सहमत हूँ, और बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि बहुत से लोग आपके खेमे में उन्हें बीजेपी की बी टीम करार देते हैं, वो 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, कोई मंत्री पद भी नहीं चाह रहे थे। मेरे ही साथ इंटरव्यू में ये बात कही, ये तेजस्वी यादव को भी मालूम थी, नहीं उनका साथ लिया, 5 सीटें वो खुद जीत कर आ गए फिर से। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी के हैं वो कह रहे हैं हम तो 200 सीटों पर लड़ेंगे, आपको ताकीद कर रहे हैं कि थोड़ा कांग्रेस से बचकर रहना। ये ओवैसी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, या आप देंगे वो जगह? नहीं, अगर असदुद्दीन ओवैसी जी की जो वो नीतियां हैं, नीतियां अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। वो कभी कभी सांप्रदायिक हो जाते हैं, कभी कभी वो बीजेपी के सहयोगी दिखाई देने लगते हैं, कहीं ऐसी जगह प्रत्याशी लड़ा देते हैं जहां उनका कोई औचित्य नहीं है लेकिन उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। तो पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करें, अपनी विचारधारा में हम बीजेपी की बी टीम इसलिए बताते हैं। स्टालिन का शब्द फिर से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, विचारधारा में क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता। अगर असदुद्दीन ओवैसी ले आए तो समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन को तैयार हो जाएगी। मैं सही समझाऊं आपकी बात? हाँ, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहें कि वो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। और हमारी पार्टी की नीति शुरू के दिन से ही रही है, डॉक्टर लोहिया जी के समय से, कि दोनों सांप्रदायिकता खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए दोनों सांप्रदायिकता नुकसानदायक है। लोहिया जी ये जरूर कहते थे कि बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक होती है अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से।
लेकिन खतरनाक दोनों ही हैं, दोनों लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ओवैसी साहब को इस बारे में अपनी स्पष्टता करनी चाहिए, अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।